हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जो विलेज चैनल। आज की क्लास में हम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए भूटान स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो 3-4 क्लासेज आई हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और म्यांमार से रिलेटेड थी, उनको हमने अच्छे तरीके से एक एक इंडिविजुअली क्लास के थ्रू हमने कंप्लीट किया है। और उससे भी पहले हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और अभी हम कर रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मैं कवर करवा चुका हूं और नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया अभी हमारी चल रही है। और ये जो दोनों टॉपिक हैं हमारे सीईटी का जो हरियाणा वाला जो सीईटी का जो एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके सिलेबस के पहले 2 टॉपिक हैं ये। और डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा हरियाणा सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़िए, उनको अच्छे तरीके से कवर करिए, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। और आप अपने अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करिए ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सो नेशनल सिंबल से स्टार्ट करेंगे। भूटान का जो नेशनल सिंबल्स हैं, सबसे पहले नेशनल बर्ड द रेवन। द रेवन नाम का एक पक्षी है जो नेशनल बर्ड है भूटान का। और जो नेशनल एनिमल है वो है ताकिन। नेशनल एनिमल ताकिन। नेशनल फ्रूट एज यूजुअल मैंगो, क्योंकि पिछली क्लास में जो म्यांमार का जो नेशनल फ्रूट था वो भी मैंगो था। नेशनल फ्लावर हिमालयन ब्लू पोपी। हिमालयन ब्लू पोपी इज द नेशनल फ्लावर भूटान। नेशनल ट्री हिमालयन साइप्रस। हिमालयन साइप्रस ट्री है भूटान का। नेशनल स्पोर्ट आर्चरी, तीरंदाजी। आर्चरी जो है नेशनल स्पोर्ट है भूटान का। नेशनल बर्ड द रेवन। नेशनल एनिमल टाकिन। नेशनल फ्रूट मैंगो। फ्लावर हिमालयन ब्लू पोपी। नेशनल ट्री हिमालयन साइप्रस। नेशनल स्पोर्ट आर्चरी। और जो लैंग्वेज है वो है जोंगखा। और जो करेंसी है वो है नगलट्रम। नगलट्रम करेंसी, लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोंगखा। और नेशनल स्पोर्ट आर्चरी। नेशनल ट्री हिमालयन साइप्रस। फ्लावर ब्लू पोपी। फ्रूट मैंगो। एनिमल ताकिन एंड द रेवन इज द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूटान की जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो संसद है, उसका नाम है शोगदू। शोगदू नाम है भूटान की संसद का। और जो इंडिपेंडेंस डे है वो भूटान 17 दिसंबर को मनाता है, क्योंकि 17 दिसंबर 1907 को जो भूटान है उसने आज़ादी प्राप्त की थी। कई स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि इन्होंने 1907 को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी प्राप्त की थी, बट नहीं। एक तिब्बत के एक साम्राज्य है जिसका नाम है कामरूप। कामरूप शासन से जो भूटान है, इन्होंने 17 दिसंबर 1907 को आज़ादी प्राप्त की। और वांगचुक साम्राज्य ने यहाँ पे अपना अस्तित्व कायम किया। तो अभी जो सम्राट हैं, मोनार्क हैं, भूटान के अभी जो मोनार्क हैं उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक नाम का ये मोनार्क है जो अभी शासन कर रहे हैं ये भूटान के अंदर। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग नाम है इनका, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भूटान के।
सो जो पार्लियामेंट है उसका नाम है शोगदू। इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं अपना 17 दिसंबर को, हर साल बनाते हैं, क्योंकि 17 दिसंबर 1907 को तिब्बत के कामरूप जो शासन है उससे वांगचुक साम्राज्य ने अपने जो भूटान को इंडिपेंडेंट किया। और अभी जो मोनार्क हैं यानी कि सम्राट हैं, मोनार्की चल रही है भूटान के अंदर, उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है लोटे शेरिंग। आपने एक चीज़ ध्यान दी हो तो ये देखिए, ये शोगदू बोला जाता है, इसके आगे एस के पहले क्या है, टी है, और यहाँ पे भी लोटे शेरिंग एस एच के पहले भी टी आता है। तो जो स्पेलिंग्स होती हैं इंग्लिश में, उससे पता चलता है कि जो टी के साथ में कभी भी एस आता है तो टी जो है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे सुनामी, सुनामी जो वर्ड है उसमें भी टी साइलेंट है, शोगदू में भी टी साइलेंट है, और लोटे शेरिंग, शेरिंग में भी टी साइलेंट है। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम भूटान का जो जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा, और ये मणिपुर मिजोरम होते हुए इस तरीके से है, ये बांग्लादेश वाला हिस्सा है। तो ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये है भूटान, और यहाँ पे पड़ता है नेपाल, ये ऊपर पड़ता है चाइना, और ये जो पूरा हिस्सा है ये है इंडिया का। तो अभी ये क्वेश्चन बनता है कि कितने देशों के साथ में शेयरिंग बनती है भूटान की, कितने देशों के साथ में जो भूटान है वो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो नेपाल को कन्फ्यूज़न में मत रहना, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है ये सिक्किम है, और ये इंडिया का ही एक पार्ट है। तो नेपाल इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में नहीं आता है। तो कितनी कंट्रीज़ आते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ कितनी है इसकी, ये हैं दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना फर्स्ट और सेकंड है इंडिया। चाइना और इंडिया के ही हिस्से लगते हैं, और इंडिया के भी कितने, एक तो ये सिक्किम यहाँ तक, और ये इस तरीके से कुछ ऐसे, ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, ये यहाँ तक लगता है। और ये वाला जो है, ये वाला, ये अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से ऐसे जाता है कुछ असम, ये असम वाला हिस्सा है ये। सो इस तरफ ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वो कितने लगते हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। 1 2 3 एंड 4, 4 स्टेट्स हैं इंडिया के, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। वेस्ट बंगाल ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सिक्किम छोटा हिस्सा, ये असम, और इस साइड में अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 हिस्से लगते हैं इंडिया के। और शेयरिंग विद अनदर कंट्रीज आर 2, चाइना एंड इंडिया, और इंडिया के ये 4 हिस्से लगते हैं। और भूटान में एक रिवर है जिसका नाम है रिवर मानस, जो भूटान की सबसे लंबी नदी है, और ये नॉर्थ टू साउथ इसका फ्लो है, और ये बाद में जो सहायक नदी बन जाती है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसकी ये सहायक नदी बन जाती है। और ये जो है ये यहाँ से इस तरीके से फ्लो करती है, जो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, जो भूटान की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर गिनी जाती है। और एक यहाँ पर एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है डोकलाम, जिसका नाम है डोकलाम। ये एक ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है एक ट्राई जंक्शन है, जिसके ऊपर 2017 के अंदर जो चाइना है उसने अपना कुछ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी, जैसे कि रोड वगैरह बनाने की कोशिश की थी, जिसको इंडिया ने अपनी आर्मी के थ्रू इसको एंगेज करके और यहीं पे रोक दिया था। क्योंकि इंडिया जो चाइना है वो इस कॉरिडोर को, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये वेस्ट बंगाल की जो स्टेट की जो टेरिटरी के अंदर आता है एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको ब्लॉक करके जो अपना जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसको ब्लॉक करना चाहता था। इस वजह से 2017 के अंदर डोकलाम में एक विवाद हुआ और जिसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी थी इसकी जोग्राफिकल सिचुएशन के बारे में भूटान की। इसके साथ में 2 कंट्रीज़ लगती हैं, चाइना और इंडिया, और जो इंडिया के 4 स्टेट्स वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के बाउंड्रीज लगती हैं भूटान के साथ। और भूटान जो है इंडिया के साथ में 6
99 किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर करता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक चीज़ और, ये जो भूटान है ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो पूरी तरीके से स्थलरुद्ध है, जिसके मतलब जो इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो किसी प्रकार से भी किसी भी वाटर रिसोर्स को टच नहीं करती हैं। और ऐसे ही नेपाल और अफगानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम कुछ भूटान और इंडिया की कुछ जो अभी तक की जो इम्पोर्टेंट जो कुछ ट्रीटीज़ हुई हैं, कुछ संधियाँ हुई हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले 1865 के अंदर एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है सिंचुला ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। किसी एक क्षेत्र के प्रतिनिधियों के द्वारा किसी दूसरे क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ में कुछ संधि होती है जिसके कारण वे अपने आपस में संबंध स्थापित करते हैं। सो ये जो सिंचुला ट्रीटी थी, इसके अंदर जो ब्रिटिश इंडिया है उसने जो भूटान को एक रियासत घोषित किया, इंडिया का ही एक रियासत घोषित कर दिया था भूटान को। और इसके बाद में एक ट्रीटी होती है 1910 के अंदर जिसको बोला जाता है पुनर्वार ट्रीटी। पुनर्वार ट्रीटी के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने भूटान को जितने भी उसके इंटरनल अफेयर्स हैं, यानी कि जितने भी उसके आंतरिक मामले हैं उसके अंदर उसके मतलब उसमें दखल ना देने का वादा किया। जो ब्रिटिश एम्पायर है उसने ये घोषणा की कि हम आपके जो 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 आंतरिक मामले हैं उनके अंदर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे, और हम सिर्फ उस आपकी जो विदेश नीतियां हैं, विदेश नीतियां जो आपकी विदेश नीतियां हैं, यानी कि जो भूटान की जो विदेश नीतियां हैं, सिर्फ उनका ही संचालन करेंगे। यानी कि इंटरनल अफेयर्स में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कोई भी दखलंदाजी नहीं रहेगी, और जो विदेशी नीतियां हैं उसके अंदर जो है वो हस्तक्षेप करेगी जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो। इसके अंदर ये डिसाइड हुआ जो 1910 के अंदर जो पुनर्वार ट्रीटी हुई थी उसके अंदर। फिर एक ट्रीटी होती है 8 अगस्त 1949 में, इसको दार्जिलिंग ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हम इसको मैत्री संधि के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ट्रीटी है ये इंडिपेंडेंट इंडिया के साथ भूटान की पहली ट्रीटी थी, और इसके अंदर कुछ इसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 6। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि जो इंडिया है वो आपके इंटरनल मामलों में सलाह देगा। आपके जो इंटरनल जो मामले हैं, जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं, उनमें आपको इंडिया की सलाह लेनी पड़ेगी कोई भी मतलब डिसीजन लेने से पहले। और जो आर्टिकल 6 है वो बताता है कि जो जितने भी नॉन लेथल मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं, नॉन लेथल मिलिट्री इक्विपमेंट्स, यानी कि गैर घातक सैन्य उपकरण जितने भी हैं, आप उनको बिना इंडिया की परमिशन के किसी और देश से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसके अंदर डिसाइड हुआ था। आर्टिकल 6 के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि आप जितने भी गैर घातक मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं, आप उनको इंडिया की परमिशन के बगैर आप उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 2 क्या कहता है कि आपको अपने इंटरनल जितने भी मामले हैं उसके अंदर आपको सलाह लेनी पड़ेगी इंडिया की। बट 2007 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया। ये जो ट्रीटी है, ये मैत्री जो ट्रीटी है, उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया गया, और अभी जो आर्टिकल 2 है इसमें भूटान एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में घोषित कर दिया गया कि आप अपने इंटरनल मामले अपने आप सुलझाइए। और जो आर्टिकल 6 है उसमें भी आप अपना जिस देश से भी चाहें आप उस देश के साथ अपना इंपोर्ट कर सकते हैं अपने हथियारों को। सो ये कुछ जानकारी थी भूटान के बारे में। आई होप कि आपको ये जो क्लास है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है वो समझ में भी आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।